नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, बजट 2022 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज के नाम से भी जानते हैं, उनके ऊपर टैक्सेशन की बात की गई है। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ प्रावधान लाए गए हैं जिनके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि अब इसको लीगल करने की तरफ पहला स्टेप गवर्नमेंट ने बढ़ा लिया है। लीगल तो अभी भी नहीं हुए हैं, इसके ऊपर कोई अभी तरह का कोई लीगल इसको टेंडर घोषित करने का कानून सरकार नहीं लाई है, लेकिन सरकार ये बोलती है कि आप कहीं से पैसा कमा रहे हो तो उसके ऊपर तो हम टैक्स लेंगे आपसे। तो टैक्स तो इस सेक्शन के आने से पहले भी गवर्नमेंट चार्ज कर रही थी इनकम टैक्स के अंदर, लेकिन चूंकि पहले टैक्स अलग अलग तरह से चार्ज किया जा रहा था, कैपिटल गेन के अंदर या अदर सोर्स के अंदर, लेकिन जो नया सेक्शन लाया गया है वो हायर टैक्स रेट है 30%। तो उसकी हम बात करेंगे। उसके अंदर काफी सारी चीजें, बारीकियां भी हैं जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। तो अगर आप डिटेल में ये सब चीज समझना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप अकाउंट्स दुनिया चैनल को देख रहे हैं तो मैं आपको एक एडवाइस दे देता हूं कि 115BBH जो सेक्शन है जिसमें 30% टैक्स की बात की गई है, वो लगने वाला है 1 अप्रैल 2022 से। जो ट्रांजैक्शन करेंगे 1 अप्रैल 2022 से, जो आपने सेल किया उस पे जो कमाया, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 31 मार्च या 30 मार्च को अपनी जो भी होल्डिंग है, ठीक है, जो भी आपने क्रिप्टो करेंसीज खरीद रखी और प्रॉफिट कमा रखा है, उसको आप एक बार 30 मार्च या 31 मार्च को बेच दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 31 मार्च तक अगर आपने कुछ सेल किया तो उस पर टैक्स जो रहेगा वो एप्लीकेबल होगा एज पर नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट, क्योंकि वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल रहेगा या अदर सोर्स में भी रहेगा तो भी आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल रहेगा। लेकिन अगर आप उसको 1 अप्रैल बाद में सेल आउट करते हैं तो फिर आपको 115BBH के हिसाब से डायरेक्ट 30% टैक्स देना पड़ेगा जो भी आपने गेन कमाया, ठीक है। तो ये एडवाइस है आपको, जो आपको टैक्स की छूट देने में मेरे हिसाब से मदद जरूर करेगी। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी जैसे अपने रुपीज करेंसी, डॉलर की करेंसी है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है। तो ये एक तरह की करेंसी ही है। रुपए के बदले एक आपको बिटकॉइन या सोलान या फिर इथेरियम के बदले आप कोई भी माल है वो खरीद बेच सकते हैं। अभी ज्यादा ये पॉपुलर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी जब से कोविड-19 लगा है तब से लेकर काफी सारा बूम इस मार्केट में देखा गया है। इसकी बेसिकली दो चीजों के ऊपर डिपेंड है। एक तो इसका डिसेंट्रलाइज होना, ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। और दूसरी चीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जिसपे आने वाले टाइम पे सभी चीजें उसी टेक्नोलॉजी पे चलेगी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ऑलरेडी काफी सारे इंडियंस लोगों ने अपने क्रिप्टो मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। तो उसी को टैक्स एम्बिट के दायरे में लाने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसके बारे में आपसे बात करना जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। डिजिटल रुपी लाया गया है। सबसे पहले बात करूंगा डिजिटल रुपए की। कल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ऑनरेबल, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपी लॉन्च किया जाएगा साल 2022 और 23 के अंदर। लेकिन इसमें दो सवाल खड़े होते हैं कि सर, पहली चीज तो होती है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, उन्होंने ये भी बोला कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित रहेगी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कभी भी सेंट्रलाइज नहीं रह सकती। जैसे इन्होंने बोला कि आरबीआई तो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी हो गई, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करेंगे तो ये हमेशा डिसेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास ही रहेगी। तो ये थोड़ा सा एक सवाल है कि आरबीआई के पास इसका कैसे कंट्रोल रहेगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी जो भी होती है क्रिप्टो, वो डिसेंट्रलाइज रहती है, एक पर्टिकुलर आदमी के पास उसका कंट्रोल नहीं होता है। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि डिजिटल रुपी जो लॉन्च होगा वो क्रिप्टो के रूप में होगा या और किसी रूप में और लॉन्च होता है। लेकिन जो इसमें सेक्शन इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स के अंदर, वो किया गया है 115BBH, ठीक है। इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से है? 1 अप्रैल 2023 से। ये फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये असेसमेंट ईयर है। इनकम टैक्स एक्ट है वो असेसमेंट ईयर पे आधारित है। तो मतलब आम भाषा में अगर मैं बात करूं तो वो है कि 1 अप्रैल 2022 से जो भी आप क्रिप्टो के द्वारा पैसा कमाओगे उसके ऊपर आपको इस सेक्शन के अंदर 30% के हिसाब से टैक्स देना है, ठीक है। तो ये 1 अप्रैल 2023 से, या आप फाइनेंशियल ईयर में समझ लेना, ये इनकम टैक्स एक साल आगे चलता है असेसमेंट ईयर में, कि जब हम असेसमेंट करेंगे उस टाइम से, ठीक है। तो ये आपके ऊपर 1 अप्रैल 2022 से ही एप्लीकेबल है। कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि शायद ये 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल है। तो अभी हमारे पास लगभग
1 साल और 1 महीना बाकी है। जी नहीं, आप इस सेक्शन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो 1 अप्रैल 2022 से ही आपके ऊपर आ जाएगी। ये जो लिखा हुआ है ये एक असेसमेंट ईयर के रेस्पेक्टिव में लिखा होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है इसमें, उसकी इम्प्लीकेशन काफी हद तक मैं समझने में थोड़ा सा मतलब इसमें क्लियरिटी आनी है भी बाकी है, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि इन्होंने लिखा है कि किसी भी तरह का कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा, खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने उस क्रिप्टो करेंसी की खरीदने पे जो पैसा खर्च किया था वो ही अलाउ होगा। ठीक है, उसके अलावा कोई भी जो आपको एक्सपेंडिचर है, कोई भी अलावेंस है या कोई भी लॉस है वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो मेरा सबसे पहला सवाल इसके अंदर आता है, इसको इस तरह से समझेंगे कि पहली चीज जो आप सबके दिमाग में शायद क्लियर होगी ऑलरेडी कि इससे जो पैसा कमाएंगे वो किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। ठीक है, पहली चीज। दूसरा है कोई लॉस मेरा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वहां से पिछले साल से अगर मेरा लॉस को कैरी फॉरवर्ड आ रहा है तो भी मैं इससे सेट ऑफ नहीं कर पाऊंगा। दूसरा है कि यहां से कोई लॉस हो रहा है इस साल में, वो भी मैं अगले साल तक नहीं लेके जा सकता। ये तो क्लियरली मना किया हुआ इन्होंने। लेकिन जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि मान लो इसी साल के दौरान, ठीक है, 22-23 के दौरान में ही अगर आपको मल्टीपल करेंसी आपने खरीदी है, बिटकॉइन भी खरीदा है, इथेरियम भी खरीदा है, सोलान भी खरीदा है, या और कोई भी क्रिप्टो करेंसी आपने खरीदी है, एक क्रिप्टो करेंसी के अंदर लॉस है और एक के अंदर फायदा है। या मैं तो ये कहूंगा कि एक के अंदर ही, जैसे बिटकॉइन ही आपने खरीदे हैं तो बिटकॉइन के अंदर ही एक दिन तो आपको प्रॉफिट हो गया, नेक्स्ट डे आपको लॉस हो गया। ठीक है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन साल के दौरान में अगर आपने सेल परचेज किए हैं तो क्या उस केस में जो लॉस है एक पर्टिकुलर और एक दूसरा जो इनकम है, क्या वो दोनों आपस में सेट ऑफ होंगे क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप वो चीजें भी सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर मैं जनरल इंटरप्रिटेशन करूं इस लॉ की, ठीक है, तो उस केस में आप हो सकता है कि सेम ईयर के अंदर तो 2 करेंसी या 2 मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो क्रिप्टो के ही हैं उनमें आपस में सेट ऑफ पॉसिबल हो, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा एक्ट में लिखा हुआ नहीं है। अभी इस पे और क्लियरिटी हम मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से आनी बाकी है, क्योंकि जब असेसिंग ऑफिसर के पास जब इस तरह के केसेस जाएंगे, जो आईटीओ लेवल के बंदे होते हैं, तो उनके पास जब केस जाएंगे तो वो लोग को कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि देखो इसमें तो लिखा हुआ नहीं है कि एक का लॉस दूसरे से सेट ऑफ हो सकता है। तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो डायरेक्टली ओनली इनकम को ही कंसिडर करें और जो भी प्रॉफिट आपने कमाया उस पर डायरेक्टली आपको 30% टैक्स देने के लिए बाध्य कर दे, और जो भी लॉस आपने कमाया उसको वो सेट ऑफ ना करें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस पे क्लियरिटी मेरे हिसाब से आनी बाकी है। इसके अलावा जो एक और चीज है इसके अंदर लिखा है इन्होंने कि इसकी वैल्यूएशन किस तरह से की जाएगी। तो वैल्यूएशन करने का कोई तरीका डिफाइन नहीं किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने इथेरियम मान लो खरीद के और उसको कन्वर्ट करा लिया बिटकॉइन में, ठीक है, डायरेक्ट आपने रुपीस में तो कोई कन्वर्ट किया नहीं। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी किस तरह से मार्केट चलता है कि हमारे पास जो भी बैंक अकाउंट में हमारे पास आज की डेट में पैसा पड़ा है उसको हम पहले कोई क्रिप्टो के एक्सचेंज पे, ठीक है, जैसे कोइन DCX हो गया या वजीरएक्स हो गया, वहां पर पैसा अपना डालते हैं वॉलेट के अंदर और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं। ठीक है, तो एक क्रिप्टो करेंसी से मान लो दूसरी क्रिप्टो करेंसी अपन ने डायरेक्ट खरीद ली बिना बैंक अकाउंट में लाए। ठीक है, तो उस केस में वैल्यूएशन किस हिसाब से लिया जाएगा? रुपीस के अंदर टैक्स देना है तो कौन सी डेट का वैल्यूएशन लिया जाएगा? आप जब बैंक में पैसा वापस निकालोगे उस दिन का लिया जाएगा या फिर जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन का पैसा लिया जाएगा? ठीक है, तो वो कम मानी जाएगी इनकम आपकी, जब बैंक में पैसा आएगा उस दिन मानी जाएगी या वॉलेट में पड़े पड़े मानी जाएगी? ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि अगर वॉलेट में ही पड़ी हुई इनकम मान ली जाएगी, वॉलेट में अगर मान लो कोइन DCX में मेरा अमाउंट पड़ा हुआ है, मैंने सेल परचेज करी और वहां पे पैसा पड़ा हुआ है, तो वो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? उसका भी एक रूल लाना पड़ेगा। जैसे शेयर मार्केट में अगर आज की डेट में कोई ट्रांजैक्शन करता है तो जो शेयर ब्रोकर होते हैं वो आपके पैन नंबर के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक रिपोर्ट भेजते हैं कि हाँ इस पैन नंबर वाले व्यक्ति ने इस डेट को ये माल खरीदा, ये माल बेचा। वो सारी रिपोर्टिंग आपका जो शेयर ब्रोकर होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी अभी करता है। लेकिन अभी जो क्रिप्टो वाला मार्केट है उसमें इस तरह का कोई रूल नहीं है और पॉसिबल भी अभी इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी क्रिप्टो के सारे एक्सचेंजेस हैं वो आउट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है और इंडिया के अंदर कोई भी क्रिप्टो भी रजिस्टर्ड नहीं है क्योंकि अभी इस तरह का कोई रूल ही नहीं बना हुआ। ठीक है, तो अब उनकी रिपोर्टिंग अपन किस तरह से लेंगे? इनकम टैक्स के इस पास वो रिपोर्टिंग किस तरह से आएगी? ये भी एक बड़ा टास्क रहेगा। ठीक है, तो ये भी मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इसको लीगल बना के
और फिर ये जो भी एक्सचेंजेज है इनको दायरे में लाएंगे और इनसे रिपोर्टिंग करवाएगा डिपार्टमेंट कि हाँ ये हमारे पास ये इस तरह की रिपोर्ट आप भेजिए, कौन आदमी कौन सी करेंसी कितनी कितनी बार खरीद रहा है, कितनी बार बेच रहा है और उसने कितना कमाया और कितना गवाया। ठीक है, तो ये एक बार रिपोर्ट आती है तब ये चीजें ज्यादा क्लियर हो पाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, एक सेक्शन लाया गया है 194S। ठीक है, 194S जो लाया गया है वो लाया गया है टीडीएस के लिए। टीडीएस में क्या कहा गया है कि कोई भी पर्सन किसी रेजिडेंट को क्रिप्टो के बदले कोई अमाउंट दे रहा है, क्रिप्टो मतलब सेल करी, जैसे वजीरेक्स की बात कर रहे हैं हम, वजीरेक्स पे हमने सेल परचेज की। ठीक है, परचेज करी और फिर सेल करी, तो जो भी सेल के बदले वजीरेक्स हमारे को पैसे देगा, उस पैसे में से 1% पैसा जो है वो टीडीएस के रूप में काट के आपके पैन नंबर के भी आप पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करवा देगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं कि आपको अगर एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी मिलती है, ठीक है, या कुछ केस में मिलता है, मतलब कुछ तो आपने बैंक में निकाल लिया और कुछ पैसा दूसरी करेंसी में लगा दिया, तो उस केस में आपको किस तरह से टीडीएस है वो काटना है। तो इन्होंने इसका मैकेनिज्म दिया है कि आपको इस तरह से कंसिडर करना है कि जो पैसा आपने सेल पे कमाया, चाहे से उसको आपने दूसरे डिजिटल असेट्स में कन्वर्ट किया या नहीं किया, हमारे को तो जैसे आपने बेचा, तो चाहे से वो बैंक में आया नहीं आया, उस केस में भी आपको टीडीएस तो 1% काटना ही, मतलब सेल का 1% टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा आपका। ठीक है, तो ये एक समझने वाली बात थी। ऐसा नहीं है कि एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर लिया तो उस पर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आई, तो बिल्कुल आने वाली है यहाँ पे टीडीएस की जो है वो एप्लीकेबिलिटी। और एक और इसमें है कि अगर नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर आपको पेयर है, मतलब कोई एक्सचेंज इंडिविजुअल या एचयूएफ के द्वारा रन किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप 50,000 रुपए तक अगर वो बिजनेस से कमाता है तो, और बिजनेस के अलावा ही अगर कोई इनकम है और तो उस केस में उसको 10,000 रुपए से ऊपर का अगर कोई भी अमाउंट दिया जाएगा तो उस पर टीडीएस 194S सेक्शन के अंदर 1% की दर से काटा जाएगा। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, 3 सेक्शन लाए गए हैं बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के लिए। पहला तो था जो 115BBH जो हमारा 30% की दर से टैक्सेशन के लिए बोल रहा है। दूसरा सेक्शन हमने जो टीडीएस का था 194S वो देखा, उसमें 1% आपको टैक्स काटना है, जो भी एक्सचेंज रहेगी उसको काटना रहेगा बेसिकली, या जो भी पेयर है, जैसे मैंने आपको बेचा तो मेयर को काटना रहेगा। ठीक है, अब तीसरा सेक्शन है गिफ्टिंग का। एक आदमी दूसरे व्यक्ति को गिफ्ट दे रहा है क्रिप्टो करेंसी, तो उस केस में रिसिपेंट के हैंड में आपका टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को टैक्सेबल कर दिया, मतलब रिसिपेंट के हाथ में टैक्सेबल रहेगा। लेकिन इस जो रिसिपेंट के हाथ में है उसकी इनकम तो मान ली गई 56 के अंदर, लेकिन जो 115BBH है वो कहा गया है इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो यहां पे सेलर के लिए तो बोल दिया गया है 115BBH। ठीक है, अगर सेल करता हूं तो, लेकिन अगर मैं गिफ्ट कर रहा हूं, अगर मैं आपको गिफ्ट करता हूं तो मेरे लिए तो कोई इनकम है ही नहीं, क्योंकि मैंने तो बिना किसी कंसिडरेशन के बेचा है, तो सेल तो हो गई 0। ठीक है, तो मैंने कुछ कमाया नहीं। लेकिन आपको ये पैसा, आपको ये क्रिप्टो करेंसी आज की डेट में मिली, ठीक है, तो आपकी ये इनकम तो इन्होंने मान ली कि आज आपको जो भी क्रिप्टो करेंसी मिल रही है वो आपकी क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पे कोई टैक्स रेट डिफाइन नहीं की है अगर आपको क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट में मिलती है तो। ठीक है, तो गिफ्ट के केस में क्योंकि 115BBH नहीं लगता है गिफ्ट जब रिसिपेंट है उसके एंड में, तो मेरा ये व्यू है कि उस केस में जो आपकी टैक्स रेट रहेगी वो नॉर्मल स्लैब के हिसाब से रहेगी, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट, 2.5 लाख से 5 लाख तक जो भी ओल्ड स्लैब है उसके हिसाब से 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, अगर 5 लाख से कम है तो आपकी इनकम कोई टैक्स नहीं रहेगा। 5 से 10 लाख है उसके बीच में 20% रहेगा, 10 लाख से ऊपर आपको 30% के हिसाब से टैक्स रेट देना रहेगा। तो ये जो स्लैब है या न्यू स्कीम के ऊपर भी अलग अलग स्लैब है, तो
उसी तरह से नॉर्मल तरीके से इनकम ट्रीट की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन जितना मैं लोगों को समझ पाया हूं उसके हिसाब से यही इंटरप्रिटेशन इसकी बनती है कि रिसिपिएंट के हाथ में 115 डबल BH जो 30% टैक्स रेट है वो नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो अब मेरे को आपको साथ डिस्कस करना था। तो मतलब 10 लाख रुपए तक यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। 10 लाख रुपए से ऊपर तो वैसे भी 30% टैक्स रेट है, आप चाहे से 115 डबल BH में जाओ या फिर नॉर्मल तरीके से जाओ, तो 10 लाख से ऊपर तो इनडिफरेंस रहेगा। लेकिन 10 लाख तक रुपए तक का अगर आपका इनकम है रिसिपिएंट के हाथ में इन द केस ऑफ गिफ्ट, तो आपको स्लैब का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग आपके जो भी सवाल हो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक सुना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये जो क्रिप्टो के संबंधित है वो अगर आपको सही लगता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। उसके बाद अगर आपको काम ठीक लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा मनोबल बढ़ाए, ताकि हम लगातार इस तरह के कई भी सारे वीडियो आपके ऊपर आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।